हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश को नाम। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स। और जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं वो है बाइपोलरिटी, द्विध्रुवता। और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, विघटन ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे उसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रीवियस वीडियो तक हमने गेन कर ली है। आज हम जो टॉपिक या जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट वाई। सोवियत यूनियन का विघटन हुआ क्यों? तो इससे पहले कि हम उस डिसइंटीग्रेशन के रीजंस पढ़ें, आप जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच बन सके। तो आप ये काम करिए, तब तक मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो सोवियत यूनियन जो था उसका विघटन हुआ, वो विघटित हो गया। अब उसके पीछे, विघटन के पीछे क्या कारण थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और वो जो है विघटन, एक एक रीजन को अपन एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि कौन कौन से मेन फैक्टर या मेन रीजंस रहे जिसके कारण से वो एक बड़ा विशाल साम्राज्य जो था वो छोटे छोटे देशों में या छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजन नंबर फर्स्ट, द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो आर्थिक और राजनीतिक संस्थान थे सोवियत यूनियन के, उनकी जो थी आंतरिक कमजोरी। इंटरनल वीकनेस क्या होती है? आंतरिक कमजोरी। मतलब उन इंस्टीट्यूशंस या संस्थानों के अंदर से ही जो खामियां थी या जो कमजोरियां थी, वो उसके कारण से क्या हुआ, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो फेल हो गए, असफल रहे किसमें? पूरा करने में द एस्पायरेशन यानी आकांक्षाओं को या इच्छाओं को ऑफ द कॉमन पीपल, आम लोगों की या सामान्य जो जनता थी उसकी जो अपेक्षाएं थी सिस्टम से या गवर्नमेंट से, उन अपेक्षाओं को या उन इच्छाओं को जो इंस्टीट्यूशन थे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, वो असफल रहे अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण से। मतलब सिस्टम का जो अरेंजमेंट था या जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज था वो इतना वीक था कि आम जनता जो थी, आम नागरिक जो थे, वो उनकी जो अपेक्षा एक सरकार या जो रूलर होता है उससे होती है, उनको वो पूरा नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ी वजह रहा उसके विघटन होने की, पहला कारण। ठीक है। दूसरा जो रीजन रहा उसके विघटन का वो है इकोनॉमी ने क्या किया, अर्थव्यवस्था जो थी उसने क्या किया, यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज। अर्थव्यवस्था ने अपने जो संसाधन थे, चाहे वो नेचुरल हो या फिर ह्यूमन मेड हो, वो सारे संसाधनों का यूज उसने क्या किया, अपनी जो परमाणु ताकत है या फिर सैन्य ताकत है उसको ही बनाए रखने में अपने संसाधनों का यूज किया। क्योंकि उस समय वॉर सिचुएशन 1945 के बाद में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हुआ 1945 में। उसके बाद में अराउंड द वर्ल्ड एक रेस शुरू हुई वेपन्स की, अपने कंट्री की, अपने देश की सुरक्षा के लिए। और क्योंकि ये सुपर पावर से टक्कर ले रहा था यूएसएसआर या सोवियत यूनियन यूएस से, तो इसको इन एस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री एंड न्यूक्लियर वेपन्स उसको मैच करना था यूएस को। तो इसने उस समय अपने सभी संसाधनों का या रिसोर्सेज का यूज अपनी उसी न्यूक्लियर और जो मिलिट्री आर्सेनल या उसकी जो कैपेसिटी थी उसको मैच करने में लगाया। अब जब सारा फोकस उधर चला गया, न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल या कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, तो जो लोगों की समस्याएं थी, लोगों की प्रॉब्लम्स जो थी, उनकी तरफ जो सिस्टम था, व्यवस्था थी या जो रूलिंग पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसका ध्यान ही नहीं गया। और ध्यान नहीं गया तो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हुआ जनता के बीच में। जो असंतोष था वो उत्पन्न हुआ, एक बैड मैसेज गया जनता के बीच में, और उसी का जो रिजल्ट था वो फिर देखने को मिला डिसइंटीग्रेशन के रूप में। तो ये सेकंड उसका जो रीजन था वो रहा। थर्ड, द कम्युनिस्ट पार्टी। अपने पहले वाले वीडियोज में भी देखा है कि एकमात्र दल था वहां पे, राजनीतिक दल, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल। और वहां पे ना कोई अपोजिशन था, ना कोई विपक्ष था, और ना ही कोई दूसरी राजनीतिक दल या पार्टी थी, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी। तो एकमात्र पार्टी पॉलिटिकली कम्युनिस्ट पार्टी थी, और वो जो थी वो लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह, मतलब उसको जनता को जवाब नहीं देना पड़ता था कि उसने किस तरह से कौन सी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कर भी दिया है इम्प्लीमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको जनता को कोई भी आंसर नहीं देना पड़ता था। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कम्युनिस्ट पार्टी की कॉमन पीपल के सामने या कॉमन पीपल के लिए, आम लोगों के लिए उसकी कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं थी। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसने लगभग वहां पे 70 साल से भी, ओवर 70 ईयर्स रूल किया सोवियत यूनियन पे। और जब इतने लंबे समय तक कोई एक पार्टी किसी देश पे शासन करे और फिर भी वो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे,
तो फिर असंतोष होना नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों ने 70 ईयर्स तक उन पे बिलीव किया है, भरोसा किया है, और फिर भी यदि वो एस्पायरेशन को मैचअप नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत होगी। तो यही हुआ, 70 साल से भी ज्यादा शासन करने के बाद में भी ना तो वो एस्पायरेशन को फुलफिल कर पा रहे थे, ना ही वो लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे पा रहे थे, वो केवल जो, और ना ही वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल थे। तो ये तीसरी सबसे बड़ी वजह थी। इसके साथ साथ लोग जो थे वो धीमे और लड़खड़ाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से, करप्शन, भ्रष्टाचार से, और जो सिस्टम के अंदर जो मिस्टेक्स जिन्होंने पहले की हैं उनको सुधारने की एक क्षमता, और इसी तरह के कई अन्य कारण थे उस डिसइंटीग्रेशन की। करप्शन बहुत ज्यादा था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, उसके साथ साथ जो था वो पेस जो थी, गति जो थी डेवलपमेंट की, वो बहुत ही स्लो थी, और वो अस्त व्यस्त भी थी, मतलब लड़खड़ाई हुई थी। कहीं पे होता था डेवलपमेंट, कहीं पे नहीं होता था, कहीं के लोग बहुत कुछ क्षेत्रों में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, कुछ को बिल्कुल बैकवर्ड रखा जा रहा था। तो इस तरह का अस्त व्यस्त जो था, डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट जो था, वो भी एक मेन रीजन रहा। उसके साथ साथ जो सिस्टम था, जो अथॉरिटी थी, वो भी उन मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करती जा रही थी, उन गलतियों को दोहराती जा रही थी जो वो पहले कर चुके थे। उनको ओवरकम या उनको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये जो तीनों रीजन अभी आपने देखे, वो सारे ऐसे ही हैं जो जनता को भड़का सके। और एक किसी भी कंट्री में सबसे पावरफुल जो है होती है वहाँ की जनता। जब जनता संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो कैसी भी गवर्नमेंट हो, कैसा भी पावर हो, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो चेंज होना तय है। तो ये तीन कारण है, तीन रीजन जो मेन रीजन है वो अभी हमने देख लिए। और क्या रीजन हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के जो मुख्य कारण रहे, तो फोर्थ जो रीजन रहा वो ये था कि समाज के एक पक्ष या एक क्षेत्र के लोग जो थे वो ये मानते थे कि गोर्बचेव ने जो सुधार लागू किए हैं उनसे वो खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था या उनका सोचना था कि जो सुधार लागू किए गए हैं उनकी गति, उनकी स्पीड जो है इम्प्लीमेंट होने की, वो बहुत ही स्लो है। अब बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत सारे रिपब्लिक्स थे, गणतंत्र थे, छोटे छोटे देश मिले हुए थे। तो हालांकि इसको पहले गोर्बचेव को फील हो गया था कि इस तरह का जो डिससेटिस्फेक्शन है, असंतोष जो है वो जनता के बीच में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसने रिफॉर्म्स करना शुरू किया, लेकिन इतनी लार्ज स्केल पे बहुत कम समय में रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। और वही हुआ, लोगों को लगा कि रिफॉर्म्स की जो पेस है, सुधारों की जो गति है, वो बहुत ही स्लो है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह रहा डिसइंटीग्रेशन का। नेक्स्ट, फिफ्थ रीजन, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और सॉवरेनिटी, सद्भावना या भाईचारा या मिलजुल के रहना, उसकी जो भावना थी या इच्छा जो थी, वो कई गणतंत्रों में या कई जो छोटे देश उसके साथ मिले हुए थे, सोवियत यूनियन के साथ में, उसमें देखी गई, जिसके अंदर रसिया खुद था और बाल्टिक रिपब्लिक्स थे। बाल्टिक गणतंत्र 3 देश हैं, उसके अंदर एक और फिर उसके अंदर इंक्लूड हुआ। तो इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा स्ट्रांग हुई, और उसके साथ साथ सद्भावना और भाईचारे की भावना ने भी जोर पकड़ा। और वो चाहते थे कि अब वो सोवियत यूनियन का जो रूल या सिस्टम था उससे बाहर हो जाए, आजाद हो जाए। और उसी का परिणाम रहा कि बाद में जो डिसइंटीग्रेशन विक्टर 1991 में हुआ, वो उसी का रिजल्ट था। तो ये 5 मेजर रीजन्स हैं, 5 मेजर फैक्टर्स हैं यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने के, डिसइंटीग्रेट होने के। तो ये 5, यदि आपका क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई वाज द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, तो ये 5 रीजन आप उसके आंसर में लिखेंगे। ये मेजर प्रॉब्लम्स या मेजर रीजन्स या फैक्टर्स हैं जिसके कारण से वो डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब इसमें ये एक वर्ड आया है बाल्टिक रिपब्लिक्स, कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं फटाफट। चलिए, बाल्टिक रिपब्लिक कौन कौन से हैं? अभी पिछले जो लास्ट वाला रीजन था डिसइंटीग्रेशन का, उसमें नाम आया था। बाल्टिक रिपब्लिक्स में एस्टोनिया आता है, लातविया आता है और लिथुनिया आता है। इसके बाद में फिनलैंड भी इसके साथ में ऐड हो गया था। तो टोटल ये 4 कंट्रीज हैं जो बाल्टिक रिपब्लिक से कहलाते हैं। अब ये जो बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, ये इन ग्रुप्स के मेंबर भी हैं, जैसे नेटो के सदस्य हैं ये सारे के सारे। उसके साथ में यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं, मेंबर हैं। यूरोजोन जो है उसके भी मेंबर हैं, और OECD के भी मेंबर हैं। OECD क्या है, इसका फुल फॉर्म जो है वो है ये, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इस OECD का फुल फॉर्म है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के 38 कंट्रीज मेंबर है।
तो ये है बाल्टिक रिपब्लिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। बाल्टिक रिपब्लिक्स इन ग्रुप्स के या ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, और बाल्टिक रिपब्लिक्स में एस्टोनिया आता है, लातविया आता है, लिथुनिया आता है और फिनलैंड आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार, मज़ेदार, खतरनाक इन्फॉर्मेशन के साथ में, आप सभी के सपोर्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।